पंचायती राज और हमारे 4 प्राइम मिनिस्टर एक्स और एक करंट, 3 एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक करंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। और आईटी क्रांति, टेलीकॉम, कंप्यूटर क्रांति कब आई उसके बारे में और इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में आज हम बात करेंगे। 22 अगस्त 1944 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ। 20 अगस्त अभी कल ही था। उस मुनासबत से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। राजीव गांधी को सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अचानक इंदिरा गांधी का 1984 में जब शहीद उनके बॉडीगार्ड लोग उनको कर देते हैं, तो उनकी शहादत के बाद कांग्रेस पार्टी की कमान इनको संभालना पड़ता है। उस वक्त इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 40 साल की एज में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और अक्टूबर 94 में बनते हैं। और इनका जो टाइम है, दौर है पीएम का, इनका आखिरी जो टाइम था 2 दिसंबर 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। और इन्होंने हुकूमत जो की और जो सत्ता में आए थे, बगैर कोई नारा दिए हुए 415 सीट लेके आए थे फुल बहुमत के साथ। उसके बाद भी इनके पास में सत्ता का नशा नहीं था। इन्होंने पंचायती राज शुरू किया। पंचायती राज का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है, वो पावर गांव के लोगों को देना, ग्राम पंचायत को देना। जो गांव का प्रधान होता है या सरपंच होता है, उसको पावर देना कि आपके गांव के जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग खुद उसको सॉल्व करो। ये बहुत बड़ा पावर राजीव गांधी ने दिया था पंचायती राज। पंचायती राज के जो जनक थे वो बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता साहब ने 1957 में डिमांड किया था, मांग किया था पंचायती राज का। लेकिन राजीव गांधी ने अपने दौर में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, पंचायती राज को मजबूत किया और डिसेंट्रलाइजेशन किया। इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन यानी केंद्र सरकार के हाथ में जो पूरा पावर है उसको इस्तेमाल ना करते हुए पंचायत को, सरपंच को, प्रधान को पावर दिया कि आपके गांव में जो भी काम है, गांव के लोग जो चाहें अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव था पंचायती राज का। आज नरेंद्र भाई मोदी जो पीएम हैं, इनमें और राजीव गांधी के अंदर ये एक चीज़ का फर्क था। ये हर चीज़, नरेंद्र भाई हर चीज़ अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, लेकिन राजीव गांधी ने पावर ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को दिया। आज हर चीज़ अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश की जा रही है। राजीव गांधी 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक जगह है श्री पेरम्बदूर, वहाँ पे चुनावी रैली कर रहे थे। वहाँ पे एलटीटी के कुछ लोगों ने उनको शहीद कर दिया। वहाँ पे वो शहीद हो गए। राजीव गांधी ने कंप्यूटर, आईटी क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, टेलीकॉम, ये सब लाने वाले यही थे। और महिलाओं को बाख्तियार बनाया था, उनको पावर्स दिए थे। और इंटरनेशनल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है उसको शुरू किया था। और एजुकेशन की पॉलिसी भी बहुत अच्छी ये लेकर आए थे। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने किया था, हमको जो वोटिंग का पावर था उसकी एज कम करके 18 साल किया था। यानी आप 18 साल के होते हो तो आप वोट दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो दौर आता है पीवी नरसिम्हा राव का। पीवी नरसिम्हा राव जब आते हैं तो उस वक्त हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत स्लो ग्रो कर रही थी। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने देश की मंडी इंटरनेशनली उसको खोला पूरी दुनिया के लिए। और उस वक्त 1992 से लेकर 2005 तक इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन इन्वेस्ट, वो
316.9% था। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया और इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत उन्होंने की थी और इकोनॉमी हमारी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी थी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौर आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा हमारी इकोनॉमी पे काम किया था और 2008 में जबकि पूरी दुनिया में मंदी चल रही थी, पूरी इकोनॉमी क्रैश हो रही थी 2008 में, लेकिन इंडियन इकोनॉमी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी पे उसका असर नहीं होने दिया। अगर वही इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो मनमोहन सिंह ने संभाल कर रखा था, अगर वही पॉलिसी, उनकी इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी, अगर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार उसी पॉलिसी को लेके आगे बढ़ती तो देश हमारा बहुत आगे जा सकता था। लेकिन मौजूदा एनडीए सरकार ने कुछ ऐसे गलत फैसले किए जिसकी वजह से इकोनॉमी हमारी पूरी तरीके से क्रैश हो गई। पहला तो नोटबंदी, और नोटबंदी के बाद नोट छपाई और गलत तरीके से जीएसटी। अब जीएसटी की वजह से और जो अननेसेसरी जो बहुत सारे टैक्स स्लैब है उसकी वजह से हमारा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल था, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो देश छोड़कर जा रहे हैं। पिछले 10 साल में 18 लाख लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। अब ये जो करोड़पति हैं 18 लाख लोग 10 साल के अंदर, और ये सिलसिला अभी भी चालू है और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी ही की वजह से हमारी इकोनॉमी अंदर से खोखली हो रही है। ऊपर से चमक दमक सब आपको दिखेगी, लेकिन अंदर से इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो रही है। और उसकी वजह सिर्फ गलत पॉलिसी। लाखों, हजारों लाख करोड़ जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, उनका जो कर्जा है इस गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया। हालांकि वो इस लायक हैं कि वो कर्जा दे सकते हैं, भर सकते हैं, वो अरबपति लोग हैं, फिर भी उन अरबपतियों का कर्जा आप क्यों माफ़ कर रहे हो? जनता, अगर वही पैसा जो आप माफ़ कर रहे हो, अगर वही पैसा देश के खजाने में आएगा तो देश का जो आम नागरिक है, गरीब है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी है वो पैसा वहाँ काम में आ सकता है। और आप माफ़ करके बड़े अमीरों को और अमीर कर रहे हो और जो गरीब है वो बेचारा ज़मीन में नीचे धंसा चला जा रहा है। ये पॉलिसी देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरी और बेकार एक पॉलिसी है। ये पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। अभी हमारे पास में आप पार्लियामेंट का सेशन चलता है, आप न जाने क्या क्या नए नए बिल लेके आते हो, बहुत सारे, ये बिल लाना है, वो बिल लाना है। मैं वो सब डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हो कि किस तरह के कानून, किस तरह के बिल वगैरह लेके आ रहे हैं। हमने, देश की जनता ने आपको सरकार में लेके आए हैं, आप सरकार में हो, आपको बिल बनाने के लिए या किसी के ऊपर बिल फाड़ने के लिए आपको नहीं भेजा है, आपको देश हित में, जनहित में काम करने के लिए भेजा है। और आज हमारे देश को 3 चीज़ों की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। सबसे पहला तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा हो और सस्ता हो, कम फीस में हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें। और दूसरा, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा हो, सस्ता हो, हमारे देश के लोगों की सेहत अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो। और तीसरा और अहम जो चीज़ है वो है हमारी इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी अच्छी होना चाहिए। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी तो हमारा देश तरक्की याफ्ता देश बनेगा। और आप जो उल्टे सीधे बयान आते हैं, उल्टी सीधी पॉलिसी आती है, उल्टे सीधे काम होते हैं, जो कि जनता का कुछ उससे लेना देना नहीं है, उसके बाद भी जनता तो अपने मतलब की बात करेगी। हमको एजुकेशन सस्ता और अच्छा चाहिए, हमको हेल्थ सिस्टम सस्ता और अच्छा चाहिए, हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होना चाहिए। अगर एक चीज़ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की हमको याद आ रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि रोटी पलटते रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर एक रोटी है, आप उसको पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। इसी तरीके से सत्ता बदलते रहना चाहिए।
अगर सत्ता नहीं बदलती है, कंटिन्यू रहती है, तो वहाँ अहंकार, घमंड, सत्ता का नशा आ जाता है। इसलिए सत्ता बदलते रहना लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। और कमज़ोर सरकार ही होना चाहिए। बहुमत की सरकार हमने देखा कि कितने गलत फैसले लिए। अगर बहुमत की सरकार नहीं है, लूली लंगड़ी बैसाखी पे चलने वाली सरकार है, तो वो जनहित में फैसले लेगी। और अगर बहुमत की सरकार है तो वो सरकार अपने दोस्तों का भला करेगी, जनता का नहीं। एक जीएसटी के बारे में और सेंट्रलाइजेशन के बारे में आपको और मैं बता दूं कि राजीव गांधी ने जो डिसेंट्रलाइजेशन किया था और स्टेट्स को पावर दिया था, आज जीएसटी को सेंट्रलाइज करके ये लोगों ने क्या किया है, जो स्टेट्स का हक है, जो स्टेट को पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को नहीं आता है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे मजबूर हो जाती है कि बहुत सारी जो स्कीम है जनता के लिए लाना चाहती है, तो उसके लिए उनके पास में पैसे नहीं रहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा अपनी मुट्ठी में लेके बैठी है। और बांट कहाँ रही है? अपने यार दोस्तों में, जो उनके बड़े बड़े कारपोरेट्स यार दोस्त हैं। तो अगर आप जनहित में, जनता ने ही आपको जिताया है और जो लोगों ने आपको सत्ता में लेके आए हैं, और आप उनको ही सत्ता का जो सुख है आप ले रहे हो, और जनता को सत्ता से क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। जनता इस तमाम चीज़ों का जवाब चाहती है। और हमारा जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है वो सिर्फ 3 चीज़ें हैं। हमारा एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और हमारी इकोनॉमी अच्छी होना चाहिए। धन्यवाद।